नमस्कार दोस्तों। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जटिल सवाल और महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी, जो 6 ग्रेड थर्ड सेकंड फर्स्ट रीट सी टेट यूपी टेट एस टेट एम पी टेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम अब तक जो है पीछे 60 प्रश्न कर चुके हैं। अब इसके बाद में आज इस क्लास में हम देख रहे हैं अगले 20 प्रश्नों को। टोटल 100 प्रश्न करने की इसमें बात थी, तो इसमें 20 प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों। तो आज के हमारे कौन से 20 प्रश्न हैं जिनको लेकर के भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर्ष का खेलने में अधिक लगता है मगर पढ़ने में बहुत कम ध्यान केंद्रित कर पाता है। यह व्यवहार है। देखो, हर्ष का खेलने में अधिक मन लगता है, यहाँ पर जो है एक शब्द होना चाहिए, मन गलती से नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने को ध्यान रखना है, मन लगता है। हर्ष का खेलने में अधिक मन लगता है मगर पढ़ने में बहुत कम ध्यान केंद्रित कर पाता है। यह व्यवहार है। रुचि का अभाव, खेलने में रुचि अधिक, उक्त दोनों, खेलों में आंतरिक रुचि अधिक। तो यहाँ पर देखिए, रुचि का अभाव यदि हम कहते हैं किसके लिए, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रुचि का अभाव किस में है। दूसरा, खेलने में रुचि अधिक, ये ठीक है। खेलने में अधिक रुचि का मतलब खेलने में अधिक रुचि है, इसलिए उसका ध्यान जो है खेलने में अधिक रहता है और पढ़ाई में कम जाता है। उक्त तो दोनों इसका हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक और सही उत्तर है दोस्तों, खेलों में आंतरिक रुचि। खेलों में आंतरिक रुचि। दरअसल हर्ष जो है वो खेलों में विशेष रुचि रखता है, इस वजह से आंतरिक भाव उसमें पैदा हो जाते हैं, और आंतरिक भाव से कोई भी काम व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उस कार्य में उसका ध्यान अधिक केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर एक खंडीय बुद्धि। तो एक खंडीय बुद्धि सिद्धांत विनय से जुड़ा हुआ, तो ये तो ठीक है, विनय ने इस सिद्धांत को दिया है। इसके बाद में दूसरा है समूह कारक बुद्धि। समूह कारक बुद्धि जो थर्स्टन और केली का है, तो यहाँ भी जो है केली दिया हुआ, तो ये ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि गिलफोर्ड। संवेगात्मक बुद्धि गिलफोर्ड ये गलत है, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि जो है उससे संबंधित व्यक्तियों में जॉन मेयर, पीटर शेलो और डेनियल गोलमैन आते हैं, गिलफोर्ड नहीं। गिलफोर्ड ने तो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया है। आश्चर्यजनक बुद्धि ब्लूम का है, तो इसका मतलब सी हमारा राइट आंसर हो गया कि संवेगात्मक बुद्धि का विचार यहाँ पर जो दिया गया ये गलत है, यानी जोड़ा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो व्यवहारवाद सुमेलित है दोस्तों। व्यवहारवाद जो है ये वॉटसन का है। इसके बाद में प्रकार्यवाद विलियम जेम्स का है, ये भी सही है। संरचनावाद सिगमंड फ्राइड का, ये गलत है। और मानवतावाद अब्राहम मैस्लो का। दरअसल संरचनावाद जो है, संरचनावाद का संबंध है विलियम वुंट और टिस्नर से, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है सिगमंड फ्राइड से। सिगमंड फ्राइड का अपना अलग जो है विशेष प्रकार का संप्रदाय है, जो कि मनोविज्ञान का प्रथम बल कहलाता है, और वो है मनोविश्लेषणवाद। इसलिए सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण। दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है, यानी दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। देशज या स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिबोध बुद्धि, बिंब निर्माण बुद्धि। तो ये होती है दोस्तों देशज या स्थानिक बुद्धि। जो देशज या स्थानिक बुद्धि होती है, ये बुद्धि किसी भी दृश्य के देखने के बाद उसके चित्र को मस्तिष्क में निर्मित करने या प्रतिरूप को मस्तिष्क में निर्मित करने में योगदान देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है
संवेगात्मक बुद्धि शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने वाले विद्वान थे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने वाले विद्वान कौन थे? फ्रेडरिक एवं किर्क, हेनरी एवं पीटर, जॉन मेयर एवं पीटर सेलो, जॉन एवं गोल्डमैन। तो देखो बाद में तो इसको प्रसिद्धि जो है गोल्डमैन ने दिलवाई, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि को पहली बार सबसे पहले प्रयोग में इस शब्द को कौन लेकर के आया था? तो वो थे जॉन मेयर और पीटर सेलो। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक ही लिखी थी एक, और उसी में पहली बार इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि टर्म का उपयोग किया था। हालांकि बाद में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? गोल्डमैन को जाता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? चालक न्यूनता का, आवश्यकता अवकलन का, आवश्यकता पदानुक्रम का, प्रोत्साहन का। तो देखिए मैस्लो का जो सिद्धांत है वो है कौन सा? इसको देखने के लिए एक एक की बात करें। सबसे पहले नंबर पर जो है चालक का सिद्धांत जो हल का है, तो ये मैस्लो का नहीं है। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं बल्कि अधिगम का सिद्धांत हल का, तो ये भी नहीं होगा। और प्रोत्साहन का सिद्धांत भी जो है इसमें नहीं होगा। यहाँ है आवश्यकता पदानुक्रम का, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, प्रभावी एवं स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। प्रभावी एवं स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर होने चाहिए, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। तो देखो सबसे सही विकल्प इसमें है वो योग्यता भी होनी चाहिए बालक में सीखने की, और साथ साथ अभिप्रेरणा का वांछित स्तर भी होना चाहिए। क्योंकि आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। इसलिए डी विकल्प इसमें सबसे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण सकारात्मक प्रेरक का है? निम्न में से कौन सा उदाहरण सकारात्मक प्रेरक का है? रुचि, भूख, चाह, हर्ष। तो देखो सकारात्मक प्रेरक वो होता है दोस्तों जो एक तरह से जैविक प्रेरक होता है, और जैविक प्रेरक जो होता है वो सकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि निश्चित रूप से उस प्रेरक के पैदा होने के बाद प्राणी को उस क्रिया से गुजरना ही पड़ता है, और जब उस क्रिया से गुजरना ही पड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह निश्चित रूप से क्या करता है, उस दिशा में काम करता ही करता है। इसलिए जैविक प्रेरक इनमें से जो होगा वो राइट आंसर होगा। और जैविक प्रेरक है दोस्तों भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ये जैविक प्रेरक की श्रेणी में आते हैं और ये सकारात्मक प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक अध्यापक की जो प्रभावशीलता यानी अध्यापक का जो काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो या अच्छा प्रभावशाली हो। किसी भी प्रकार का प्रभाव अध्यापकीय कार्य का जो हो वो प्रभावशीलता का गुण है। तो ये किस बात पर निर्भर करता है? छात्रों को कितना संतोष देता है? छात्रों को कितना संतोष देता है? छात्रों को कितना हास्य विनोद करता है? छात्रों में कितना अनुशासन रखता है? छात्रों को कितना प्रेरित करता है? तो देखो वैसे तो ये सभी अपने आप के अंदर जो है उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर इसमें जो है वो क्या होगा? छात्रों को कितना प्रेरित करता है। दरअसल छात्रों को प्रेरित कर दिया ना तो ये मान के चलिए उनमें अनुशासन भी रहेगा, हास्य विनोद की जगह हास्य विनोद भी रहेगा, और संतोष भी छात्रों को अपने आप प्राप्त होगा। क्योंकि जब प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है तो उसे निश्चित रूप से अपने कार्यों में संतोष की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर इसमें होगा डी। नेक्स्ट है,
किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे में सृजनात्मकता डेवलप करनी है, विकसित करनी है, तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए इनमें से? बच्चे की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को चिंतन की ओर ले जाना। तो देखो दोस्तों, अगर सृजनात्मकता विकसित करनी है तो बच्चे के क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये इसमें ठीक नहीं है। बाकी विचारों का सम्मान करेगा तो उसमें सृजनात्मकता बढ़ेगी, जिज्ञासा को संतुष्ट करेगा तो बढ़ेगी, चिंतन की ओर ले जाएगा तो बढ़ेगी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने से बच्चे में जो सृजनात्मकता विकसित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नता के क्षेत्र हैं? अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नता के क्षेत्र में आता है? सामाजिक विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, आंतरिक व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो देखो, सामाजिक और चारित्रिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। पर उसमें भी इसमें देखो, अभिरुचि, अभिवृत्ति और उपलब्धि तथा लिंग जैसी विशेषताएं बताई गई है। तो ये विशेषताएं क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की आंतरिक व्यक्तिक विशेषताएं होती है। एक तो बाह्य व्यक्तिक विशेषताएं होती है जिसमें व्यवहार है, उसका रंग रूप है, चाल ढाल है, ये चीज़ आती है। लेकिन ये सब क्या है? आंतरिक प्रकार की है, इसलिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है, एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है, अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बतलाता है। पढ़ने में तो खुद कमज़ोर है और अध्यापक जो है उसको उसका पक्षपात करने का व्यवहार बताता है कि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, इसलिए उसके कम नंबर आते हैं। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? तो देखो, जो बालक या व्यक्ति अपनी गलती किसी दूसरे पर आरोपित कर देता है, खुद की गलती, खुद की असफलता दूसरों पर डाल देता है, तो वो कहलाता है दोस्तों प्रक्षेपण। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, प्रक्षेपण। ठीक है, क्योंकि उदात्तीकरण का मतलब होता है एक क्षेत्र की शक्ति को दूसरे क्षेत्र में लगाना। युक्तिकरण का मतलब होता है अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए कोई युक्ति निकालना। और मनोरंजन का मतलब होता है मौलिकता से हटकर व्यवहार करना। और प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट है, मानसी अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बना लेती है। मानसी अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बना लेती है। यह दर्शाता है कि वह श्रेष्ठ बालिका है, प्रतिभाशाली बालिका है, सृजनशील बालिका है, कामकाजी बालिका है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी बालक कोई भी हो वो अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना ले, तो ये मान के चलिए कि वह निश्चित रूप से क्या होता है? क्रिएटिव बालक होता है, सृजनशील बालक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरानी या बेकार की वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बना लेने वाला व्यक्ति सृजनशीलता की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्यक्तिक विभिन्नताएं वर्तमान में शैक्षिक परिदृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिक विभिन्नताएं वर्तमान में शैक्षिक परिदृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताएं शिक्षा लेने देने के वातावरण से संबंधित यदि हम बात करें तो बहुत उपयोगी है। सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था? अब इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया था, या फिर प्लेटो के द्वारा दिया गया था? इसके द्वारा ये विचार दिया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका विचार दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती है
और ये किसी भी रूप में हो सकती है, शारीरिक रूप में भी हो सकती है, व्यवहारिक मानसिक रूप में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक अधिगम निर्योग्यता नहीं है? कौन सी एक अधिगम निर्योग्यता नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अवधान, ऑटिज्म। तो देखिए, डिसलेक्सिया अधिगम निर्योग्यता है। ये इसका अर्थ होता है पठन से संबंधित विकार होना, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकार होना, और ऑटिज्म जो है ये मनोविकार होता है, मनोविकासात्मक विकार, जिसमें एक प्रकार से बालक का संप्रेषण, व्यवहार और सामाजिक कौशल ठीक नहीं होता है। तो अवधान यहाँ पर होगा दोस्तों। अवधान क्या नहीं है? अवधान अधिगम निर्योग्यता नहीं है। अवधान का मतलब तो होता है अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसका ध्यान केंद्रित करने से संबंधित व्यवहार होता है अवधान। नेक्स्ट है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, विचारों पर, संगति पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता जो होती है वो निर्भर करती है सामाजिकता पर करती है, विचारों पर करती है, संगति पर करती है, व्यक्तिक विभिन्नता पर करती है। तो दोस्तों, छात्रों में सीखने की योग्यता जो होती है वो व्यक्तिक विभिन्नता पर निर्भर करती है। अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की सीखने की योग्यताएं पाई जाती है और किसी में ज़्यादा, किसी में कम होती है। तो उसी के आधार पर छात्रों में सीखने की अलग अलग श्रेणी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम से संबंधित जिन बच्चों में विकलांगता पाई जाती है ऐसे बच्चे अधिकतर होते हैं। यानी जिन बच्चों में अधिगम निर्योग्यता, अधिगम विकलांग का मतलब हम यहाँ में क्या कह सकते हैं, अधिगम निर्योग्यता भी इसको कह सकते हैं। तो बच्चे अधिकतर होते हैं, आक्रामक होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, कुसमायोजित होते हैं, कम ध्यान देने एवं अधिक सीखने वाले होते हैं। तो देखो यहाँ पर अधिगम विकलांग है तो ये कम ध्यान देने और अधिक सीखने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसके बाद में बात आती है आक्रामक। ऐसे बालकों का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे जिनमें डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे आक्रामक हो। और कुसमायोजित भी उनको हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दरअसल ऐसे बच्चों में किसी न किसी कारण से उनमें सीखने की विकलांगता होती है। तो दोस्तों, ये बालक होंगे निम्न उपलब्धि वाले। यानी अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर क्या होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, जिनकी उपलब्धि का स्तर कमज़ोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? विचारों संबंधित आदत, भावना संबंधित आदत, नैतिक आदत, नाड़ी तंत्र संबंधित आदत। तो देखिए, यहाँ पर बात आती है सहानुभूति की, और सहानुभूति दूसरों के प्रति। तो दोस्तों, आदत जो होती है, विचारों संबंधित आदत का मतलब अच्छी आदत बुरी आदत से है। भावना संबंधित आदतों का मतलब होता है भावों से जुड़ी हुई, इमोशन से जुड़ी हुई। तो सहानुभूति जो है भावना संबंधित क्षेत्र में आती है। नैतिक आदत का मतलब होता है बड़ों का कहना मानना, सम्मान करना, सत्य भाषण करना आदि आदि। नाड़ी तंत्र के अंदर यांत्रिक प्रकार की जो नाड़ी तंत्र से जुड़ी हुई, व्यवहार से जुड़ी हुई आदतें होती है। जैसे कि हम जो है किसी आदत में ढल जाते हैं, पेन को मुंह से चबाने की यांत्रिकता हम में पैदा हो जाती है, या फिर हम पैर हिलाने की यांत्रिकता से, या फिर हम अन्य प्रकार के ऐसे व्यवहार जो नहीं चाहते फिर भी नाड़ी तंत्र के दोष के कारण ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात है सहानुभूति की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। भावना संबंधित आदतों का एक ही प्रकार है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति में पाई जाने वाली योग्यता। किसी भी एक विशेष क्षेत्र में व्यक्ति में पाई जाने वाली विशेष योग्यता या विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति में
पाई जाने वाली योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? मूल्य, रुचि, अभिक्षमता, विशिष्टता। तो दोस्तों, विशेष प्रकार की योग्यता जो व्यक्ति में पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की योग्यता के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवसाय को भी चुनता है, तो वो होती है उसकी अभिक्षमता। इसको हम अभियोग्यता, अभिरुचि के नाम से भी जान सकते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? अधिगम प्रक्रिया की बात की गई है। कौन से प्रकार की अधिगम प्रक्रिया होती है जिसमें सामान्यतः प्रयोज्य जो होता है वो निष्क्रिय होता है? शास्त्रीय अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, संज्ञानात्मक अनुबंध और साधनात्मक अनुबंध। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है शास्त्रीय अनुबंध। अनुकूलित अनुक्रिया, जिसके अंदर संकेत प्रकार के अधिगम का उपयोग होता है। ठीक है, और ये संकेत अधिगम का भाव होने के कारण ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम भी माना जाता है, क्योंकि इसमें तर्क चिंतन आदि का अभाव रहता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।